डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स न्यू बुक जो है उसका चैप्टर 3 से CRQs को सॉल्व करेंगे। CRQ 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है टू आइस स्केटर वेइंग 60 kg एंड 80 kg पुश ऑफ अगेंस्ट ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस आइस ट्रैक। The 60 kg skater gained a velocity of 4 meter per second. Considering all relevant calculation involved, explain how Newton's third law applied to this situation. दो स्केटर्स की बात की जा रही है, उनका जो वेट है वो डिफरेंट है, एक का कम है एक का ज़्यादा। तो वो दोनों जो हैं वो पुश कर रहे हैं एक दूसरे को फ्रिक्शनलेस आइस ट्रैक पे। तो किस तरह से न्यूटन के जो लॉज हैं उन पे अप्लाई हो रहे हैं, ये सिचुएशन हमने बतानी है। तो हम इसको यूँ एक्सप्लेन करेंगे बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन द 60 kg skater exert a force on the 80 kg skater, the 80 kg skater exert an equal and opposite force on the 60 kg skater. सेकेंडली हम ये भी बताएंगे कि मोमेंटम ऑफ 60 kg skater जो है, अब हम इसकी तो जो वेट है वो ज़्यादा है 80 kg, लेकिन जो 60 kg स्केटर है उसके पास वेलोसिटी का कंपोनेंट भी है, सिर्फ उसका वेट नहीं है बल्कि वेलोसिटी भी है। और प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो यहाँ पे हम 60 kg मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वेलोसिटी फोर्स से, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 240 kg बना मीटर पर सेकेंड। तो टू कंजर्व मोमेंटम द 80 kg स्केटर विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। अब कंजर्व करना है मोमेंटम को, तो 80 kg वाले का भी मोमेंटम इतना ही होना चाहिए। तो m मल्टीप्लाई बाय v, अब ये किसकी बात की जा रही है? 80 kg वाले की। तो उसका मोमेंटम जो है वो निकालेंगे। तो मैस जो है वो हमें पता है 80 है, v जो है वो अभी हमने निकालनी है। तो मैस 80 है, मैस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो v हमारे पास आ जाएगा। तो 240 को m की जगह हमने 80 पुट किया, 80 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था v से, इधर आके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी वेलोसिटी आई। Thus the 80 kg skater move with a velocity of 3 meter per second in the opposite direction. This demonstrate action and reaction forces as per Newton third law. और इससे जो है वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक प्रूव हो रही हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 3.2 है हमारे पास। थ्री पॉइंट टू को देखें तो इसमें पूछा गया है इन्फ्लेटेबल एयर बैग्स आर इंस्टॉल्ड इन व्हीकल एज सेफ्टी इक्विपमेंट इन टर्म ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एयर बैग ओवर सीट बेल्ट? मोमेंटम की टर्म्स में हमने एक्सप्लेन करना है कि एयर बैग्स का गाड़ी के अंदर क्या फ़ायदा होता है ज़्यादा सीट बेल्ट की निस्बत। तो अगर हम मोमेंटम की बात करें तो जब कभी ऐसे गाड़ी जाते जाते टकराती है किसी चीज़ से, तो क्या होता है? उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। इट्स मीन मोमेंटम भी ज़ीरो होना है। तो मोमेंटम इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो ड्यूरिंग अ कोलिजन। जब कोलिजन होगी तो मोमेंटम ने रिड्यूस होकर ज़ीरो होना है। एंड एयर बैग इंक्रीज द टाइम ओवर विच दिस चेंज इन मोमेंटम अकर। और एयर बैग ने क्या करना है कि उस टाइम को जो कि ज़ीरो होने में है मोमेंटम के, उसको इंक्रीज़ कर देना है। लाइक अगर कोई पैसेंजर है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये लेट से ये गाड़ी है, यहाँ से एयर बैग जो हैं वो ब्लो हुए हैं, और यहाँ से जब पैसेंजर ने जाके टकराना है, पहले इन एयर बैग से टकराएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फिर आगे जाके टकराएगा। तो इस दौरान क्या है कि टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं एयर बैग्स। तो हम इसको मज़ीद कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे चेंज इन मोमेंटम की, किसके इक्वल है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम। तो एयर बैग जो है वो डेल्टा टी को इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि पैसेंजर जो है उसका आगे हिट होने की
होने में जो टाइम लगेगा वो ज़रा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पैसेंजर या ड्राइवर वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जितना टाइम ज़्यादा हो जाएगा चेंज इन टाइम, उतनी फोर्स स्मॉलर होती जाएगी। दिस रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ड्राइवर और पैसेंजर, प्रोवाइडिंग बेटर प्रोटेक्शन दैन सीट बेल्ट, जिसकी वजह से बेटर प्रोटेक्शन मिलेगी पैसेंजर और ड्राइवर को, विच डू नॉट सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड द इम्पैक्ट ड्यूरेशन। जो सीट बेल्ट है वो इतना ख़ास जो है वो इम्पैक्ट की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ नहीं करता। तो जब इतना इंक्रीज़ नहीं कर पाता तो इट्स मीन वो फोर्स को भी स्मॉलर नहीं कर पाता। तो इस वजह से हमें जो है वो एयर बैग यूज़ करने चाहिए, सीट बेल्ट से वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3.3 है। 3.3 में कह रहे हैं जी, अ हॉर्स रिफ्यूजेस टू पुल अ कार्ट, द हॉर्स आर्ग्यूज according to Newton's third law, whatever force I exert on the cart will exert an equal and opposite force on me. Since the net force will be zero, therefore I have no chance of accelerating pulling the cart. What is wrong with this reasoning? मतलब वो कह रहे हैं कि एक हॉर्स ने जो है वो कार्ट को खींचने से इनकार कर दिया और आगे से वो बहस ये कर रहा है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक जितनी मैंने फोर्स कार्ट पे लगानी है उतनी ही कार्ट ने मुझ पे ऑपोजिट फोर्स लगानी है, तो जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और मेरे पास तो कोई चांस नहीं है कि मैं इसको चला सकूं कार्ट को इस तरह से। तो इस रीज़निंग में जो रीज़निंग हॉर्स हमें दे रहा है इसमें क्या जो है वो मसला है। तो बड़ा पढ़ा लिखा हॉर्स है, न्यूटन थर्ड लॉ को भी जानता है। इसमें जो मसला है उसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ। द हॉर्स ओवरलुक द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द फैक्ट दैट कार्ट मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू द ग्राउंड। हॉर्स ने जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जो है उसको बिल्कुल साइड पे कर दिए। इसको यूँ समझते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉर्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड दैट पुशेस द हॉर्स फॉरवर्ड। अब जो हॉर्स है वो सिर्फ कार्ट पे जो है वो फोर्स नहीं लगा रहा बल्कि ग्राउंड पे भी फोर्स लगा रहा है अपने पैरों के साथ। वो जो फोर्स है वो उसको ऑपोजिट और इक्वल जो है रिएक्शन देगी जिससे वो पुश कर सकेगा अपने आप को आगे। दिस रिएक्शन फोर्स ओवरकम द ओपोजिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार्ट। अब ये जो फोर्स उसने जनरेट की है अपने पैरों के साथ वो ख़त्म कर देगी या ओवरकम कर लेगी उस फोर्स को जो कि उस पर कार्ट लगा रही है पीछे को खींचने में, जिसकी वजह से क्या होगी, एक्सेलरेशन, यानी कि कार्ट मूव करना शुरू कर देगी। सो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम हॉर्स प्लस कार्ट इज़ नॉट ज़ीरो। और इस सूरत में देखें कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। तो बेसिकली हॉर्स जो है वो ओवरलुक कर रहा था कॉन्सेप्ट को एक्सटर्नल फोर्सेस के, और उसका सारा जो ध्यान है वो सिर्फ कार्ट और हॉर्स की फोर्स पे था। उसने जो एक्सटर्नल फोर्स या पैरों से अपनी जो फोर्स लगानी थी ज़मीन पे, और ज़मीन ने उस ऑपोजिट जो रिएक्शन देना था उसको बिल्कुल भी जो है वो डिस्कस नहीं किया है अपनी स्टेटमेंट में, जिसकी वजह से गलत कॉन्सेप्ट जो है वो कन्वे हो रहा था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 3.4 को देखें तो इसमें कहा जा रहा है, व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट्स हाई अ फील्डर ट्राइज टू कैच इट व्हाइल होल्डिंग द बॉल ही शी ड्रॉज हैंड बैकवर्ड बाय। आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान जब कोई कैच करता है तो वो बॉल जैसे ही उसके हाथ में आती है हाथ ज़रा पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या वजह होती है। तो जैसे अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था उसमें भी हमने इम्पैक्ट का टाइम जो है वो सीट बेल्ट और एयर बैग्स जो है उनको डिस्कस किया था। बिल्कुल वही काम किया जा रहा है। जब हाथों को पीछे लेके जाया जाता है तो बेसिकली इम्पैक्ट टाइम को जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो वही हम जो है फार्मूला जो उस क्वेश्चन में यूज़ किया था, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम।
तो इंक्रीजिंग जो डेल्टा टी है यानी कि चेंज इन टाइम रिड्यूस फोर्स, जितना हम डेल्टा टी को बढ़ाएंगे उतना फोर्स कम होती जाएगी। विच इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द हैंड, दिस मिनिमाइज द इम्पैक्ट एंड रिड्यूस द चांस ऑफ इंजरी टू द फील्डर। देखें, जब जैसे ही बॉल आके हिट होगी, अगर हाथ पीछे को कर लिया जाएगा तो उस वो फोर्स जो है उस लगनी तो वो बॉल की जो सारी फोर्स है हाथ पे ही है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही हाथ को पीछे किया बॉल के लगते ही तो थोड़ा सा टाइम मिल गया, और मज़ीद पीछे किया तो और ज़्यादा टाइम मिल गया, तो चेंज इन टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता गया, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो डिक्रीज़ होती गई। तो इस तरह से मोमेंटम का चेंज जो है वो उसको यूज़ करते हुए हम जब बॉल को कैच करते हैं तो काफ़ी ज़ोर के लगनी होती है। अगर हम अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखें, आहिस्ता आहिस्ता पीछे करने से क्या होता है, इम्पैक्ट का जो टाइम है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से उतनी फोर्स हाथ के ऊपर नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, व्हेन समवन जंप फ्रॉम अ स्मॉल बोट onto a river bank, why does the jumper often fall into the water? Explain। अक्सर आप लोग मूवीज़ में देखते हैं कि जब कोई जंप करता है स्मॉल बोट से रिवर बैंक पे तो वो रिवर के अंदर ही गिर जाता है। इसकी क्या वजह है? तो न्यूटन्स के लॉ से इसको समझते हैं। बाय न्यूटन थर्ड लॉ, एज पर्सन जंप फॉरवर्ड ऑन टू द रिवर बैंक, जैसे ही कोई आदमी छलांग लगाता है रिवर बैंक पे यानी किनारे पे, दे एक्सर्ट अ बैकवर्ड फोर्स ऑन द बोट, तो वो अपने पैरों से खुद को तो आगे की तरफ भेजता है लेकिन बोट को पीछे की तरफ पुश कर देता है। द बोट मूव बैकवर्ड ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स एंड द पर्सन में लूज बैलेंस लीडिंग टू द फॉल इनटू द वाटर। अब जैसे ही बोट जो है उसको पीछे की तरफ प्रेशर लगा तो वो पीछे की तरफ मूव होगी, जिसकी वजह से जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा जिस बंदे ने जंप किया उसका, और वो पानी के अंदर गिर सकता है। द एब्सेंस ऑफ फिल्म स्पॉट फ्रॉम द बोट एम्पलीफाइज दिस इफेक्ट। सेकेंडली, अगर कोई चीज़ वहाँ पे होल्ड करने को नहीं है, ठीक है, तो इससे और ज़्यादा जो है वो ये इफ़ेक्ट आपको मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम 3.6 को देखें तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, इमेजिन दैट इफ फ्रिक्शन वैनिशेज सडनली फ्रॉम एवरीथिंग देन व्हाट कुड बी द सिनेरियो ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़। आप कुछ देर के लिए ये इमेजिन कर लें कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो गई है, तो किस तरह से आप डेली लाइफ में होने वाले जो काम हैं वो किस तरह से हो रहे होंगे अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए। इसको देखते हैं कुछ कंडीशंस को। जी, तो सबसे पहले वॉकिंग एंड रनिंग वुड बिकम इम्पॉसिबल सिंस देयर वुड बी नो फ्रिक्शन ट्रैक्शन बिटवीन फीट एंड द ग्राउंड। ठीक है, वॉकिंग और रनिंग तो पॉसिबल ही नहीं है फ्रिक्शन के बगैर। इसी तरह व्हीकल्स वुड स्किड अनकंट्रोलेबली लीडिंग टू द, ठीक है, उसके बाद जो गाड़ियां हैं उनके बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो भी मूव ही नहीं कर पाएंगी और वो भी स्किडिंग कर रही होंगी रोड्स के ऊपर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सर्फेसिस वुड स्लाइड ऑफ। इंक्लाइंड सर्फेसिस पे जितने ऑब्जेक्ट पड़े होंगे वो सारे स्लाइड्स जो हैं वो लेते फिरेंगे। इसी तरह होल्डिंग ऑब्जेक्ट और राइटिंग वुड बी इम्पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ ग्रिप। किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना भी इम्पॉसिबल होता जाएगा। नेक्स्ट है मशीनरी डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्शन लाइक बेल्ट ब्रेक्स वुड फेल टू ऑपरेट। इसी तरह जो मशीनें काम कर रही हैं फ्रिक्शन पे वो भी काम नहीं करेंगी। यूजुअली जिनके अंदर बेल्ट यूज़ होता है या ब्रेकिंग सिस्टम है वो सारा फ्रिक्शन पे ही डिपेंड कर रहा होता है। तो इन शॉर्ट डेली लाइफ वुड बिकम chaotic एंड हाईली अनमैनेजेबल विदाउट फ्रिक्शन। जी, तो ये थे आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें।